हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो ना? हेलो 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 बेटा, तुम सुन पा रहे हो ना? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार थंब से या दिल से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब सुन पा रहे हो। यस 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 यस, ठीक है। तो हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में भी आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, ऊपर 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई नहीं, इसको मैं कराता हूँ। 1 दिखा रहा है ऊपर, ठीक है। ये लोग 1 लिख रहे हैं, कोई नहीं, इसको अपडेट करा दूंगा। 2, ठीक है, स्लाइड पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है आज। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। पूरा इवोल्यूशन टिप्स पर करना है। क्वेश्चन कहां से आता है मैं पहले ही आउट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन पहला जो बनता है अक्सर कर, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे इसके इवोल्यूशन के, तो ध्यान से देखना, एविडेंस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एविडेंस। और एविडेंस में भी वो अक्सर कर उठाता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, ठीक है। कहीं से भी सकता है एनसीईआरटी से, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से लगभग हर साल आती है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। आप पीवाईक्यू लगा के देखो। फिर से बोल रहा हूं, आज मैं एविडेंस स्टार्ट कर रहा हूं। उस एविडेंस के अंदर हमारा एक पार्ट आएगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है। एक क्वेश्चन हार्डी विंगवर इक्वेशन से हर साल आउट है। ये 2 पॉइंट या 2 टॉपिक, मतलब पैट है। पैट का मतलब आते ही आते हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हार्डी विंगवर इक्वेशन जो मैं अच्छे से करा दूंगा आपको, और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ह्यूमन इवोल्यूशन से बन सकता है, ठीक है। और रिमेनिंग जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वहां से बन सकता है, और इनिशियल पार्ट से बन सकता है, ठीक है। लाइक स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट जो आज कराने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 3, तीसरा क्वेश्चन। तो टोटल इसका वेटेज 3 क्वेश्चन का है। और तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो पैट है, पक्के आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही जाता है, ठीक है, कुछ पता नहीं, बट हाँ एनसीईआरटी पूरी करनी है। नो रिस्क। क्लियर है? हाँ, आगे आएगा ये, ठीक है। तो आज का टारगेट देख लो, थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये चल रहा था, ये कंटिन्यू करता हूं मैं। और एविडेंसेस मैं स्टार्ट कर दूंगा इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब थ्योरीज में सुन लो मेरी बात। हमने लास्ट में एक बात की थी कुछ, जैसे हमने बात की थी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ। जरा कमेंट में बताओ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, नंबर 1। कमेंट में बताओ ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, नंबर 2। कमेंट में बताओ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, कब हुआ। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ। दोनों मुझे बस बस डेटा चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, पूरा लिखो। 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अर्थ का कितना हो रहा है? 4.5। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ कब आई? 4 बिलियन। हाँ, मिलियन की जगह, हाँ बिलियन की जगह मिलियन आ जाएगा। 4 मिलियन ईयर एगो, बहुत सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर भी हम पूछते हैं नॉन सेलुलर लाइफ एंड सेलुलर लाइफ। तो नॉन सेलुलर लाइफ अप्रोक्सीमेटली आई थी 3 बिलियन ईयर एगो, और सेलुलर लाइफ आई लगभग 2 बिलियन ईयर एगो। और सेलुलर के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यू कैरियोट कब आई? यू कैरियोट आप बोलोगे 1.5, ठीक है, बिलियन ईयर एगो। तो ये थोड़ा सा एक डेटा है, थोड़ा ध्यान रखना, जो मैं अभी कई बार समझाऊंगा उसको, कई बार रिपीट करूंगा उसको, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये मैंने कल करा दिया था आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ थ्योरीज बताई थी, कुछ बकवास थ्योरी बताई थी मैंने, जैसे पेनिस्पर्मिया वाली थ्योरी बकवास थी, ठीक है। और कह सकते हो कि एबायोजेनेसिस बकवास थी, डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है। इसको डिस्कार्ड या डिसप्रूव किया था, स्पेशली नाम जो फेमस हुआ वो मिलर का हुआ। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से इसको डिसप्रूव किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन भी ऐसी थी, ठीक है। पेनिस्पर्मिया स्पोरोजॉइड थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैटास्ट्रोफिज्म, प्रलयवाद, ये भी कोई एविडेंस नहीं थे इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ थ्योरीज मैंने बताई आपको। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस डिस्कार्डेड बाय थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो किसने दी थी? आप बोलोगे मिलर ने। मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने, स्पेलेंजनी, रेड्डी, इन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए अपने अपने समय में। पर हाँ, फेमस जो हुए थे वो मिलर साहब हुए थे। इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट लिया किया था। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें एक, मतलब कह सकते हो कि ईस्ट का एक्सट्रैक्ट आता है मार्केट के अंदर, उसका सॉल्यूशन बनाया और भर दिया उसके अंदर, ठीक है।
साथ में उसमें शुगर मिला दी बहुत सारी, मतलब पानी के अंदर तीनों चीजों को जब मिक्स किया ना, दोनों चीजों को, एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर बैक्टीरिया भर भर के ग्रोथ करता है, ठीक है। खतरनाक सॉल्यूशन बैक्टीरिया के लिए। बस वो सॉल्यूशन बनाया, और ऐसा ना हो कि इसमें कंटामिनेशन रह जाए, तो उस फ्लास्क को अच्छे से हीट किया, बॉईल कर लिया, ऐसे दूध को बॉईल करते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसकी नेक को भी स्वान की तरह, लाएगा स्वान नेक की तरह बेंड कर दिया गर्म करके, उसके अंदर भी वेपर्स कलेक्ट हो गए एक जगह से, कि एयर की एंट्री वहां से ब्लॉक हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने छोड़ दिया उस बीकर को रखे हुए कुछ समय तक, देखा कि उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं आई, क्योंकि बीच में एयर थी, वो भी एकदम कंटामिनेशन फ्री थी, और उस एयर की वजह से माइक्रोबियल एंट्री रुक गई थी उस बीकर के अंदर। आफ्टर सम टाइम उन्होंने उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद एयर का डायरेक्टली कंटामिनेशन हुआ, ग्रोथ आ गई। तब उन्होंने कहा कि ओमनीज वाइवम एक्स विवो, ठीक है। आप समझ रहे हो, लाइफ से ही लाइफ क्रिएट होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, डायरेक्टली उसने कंटामिनेशन किया, देखो लाइफ बन गई। पहले वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लाइफ क्रिएट नहीं हो पा रही थी, तो लाइफ से लाइफ क्रिएट होती है। ये वाली बात इन्होंने भाई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की, और ये फेमस भी हुई, ठीक है। इन सब थ्योरियों के बाद लास्ट में आकर के ओपरिन और हेल्डिन की थ्योरी आई, जो बहुत फेमस हुई, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था मिलर साहब ने, जो मैं आज कराने वाला हूं, ठीक है। ओपरिन हेल्डिन की थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो बहुत फेमस थ्योरी थी, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी अगर कही जाए तो यही है। इसको ना तो एबायोजेनेसिस बोलते हैं, ना इसको बायोजेनेसिस बोलते हैं। इन्होंने कहा कि यार हम ये भी नहीं कह सकते कि टोटली एबायोजेनेसिस हुई, यानी यूं ही पैदा हो गए सबके सब, ऐसे ही, समझ रहे हो ना। जैसे अरिस्टोटल ने बोला नील नदी के कीचड़ पर लाइट पड़ती है तो घड़ियाल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लुईस पास्चर ने कहा कि यार लाइफ से लाइफ क्रिएट हुई, ये तो ठीक है, लाइफ से लाइफ क्रिएट हुई, पर ये लाइफ कैसे आई, लाइफ बनी कैसे, ठीक है, वो वाली बात कहीं प्रूफ नहीं हुई थी। तो ओपरिन हेल्डिन ने मिलकर के अपनी थ्योरी दी, ठीक है। आप समझ रहे हो, ओपरिन हेल्डिन थ्योरी, इस थ्योरी का नाम होता है प्राइमरी एबायोजेनेसिस। समझना मेरी बात, इस थ्योरी को आप स्पेशली बोलोगे प्राइमरी एबायोजेनेसिस, लिख देते हैं यहीं पर ही, स्पेशली क्या बोलोगे इसको, प्राइमरी एबायोजेनेसिस, प्राइमरी एबायोजेनेसिस, प्राइमरी एबायोजेनेसिस बोलोगे इसको, प्राइमरी एबायोजेनेसिस, समझ रहे हो ना। इन्होंने कहा भाई पहले एबायोजेनेसिस हुई, यानी कुछ कह सकते हो कि मतलब एनवायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। अच्छा चैट प्राइवेट कर दूं, व्हाट इज द फाउंडर इफेक्ट भाई, सब्र तो कर, फाउंडर भी बताएंगे, बोटलनेक भी बताएंगे आपको, ठीक है, आपको चीजें बताई जाएंगी आपकी, ठीक है। देखो अगर मुझे लगातार 4 लेक्चर, मतलब मैं खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। आज पहला लेक्चर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को हमारा इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, बस बचेगा हमारा एक ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो वो मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, एकदम सेट, ठीक है। पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन एकदम सेट करके, मतलब सिलेबस अपना एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर बॉटनी कंप्लीट एंड हो जाएगी आपकी, और फिर बायो का हम रिवीजन चालू कर देंगे अपना, ठीक है, अपने बैच में, अपने बैच में, ठीक है। यूट्यूब पर चल रहा है वो चलता रहेगा, पर बैच की बात चल रहा हूं मैं, ठीक है, बैच में, ठीक है। तो द एवम मेंशन सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिंग एनर्जी। इन्होंने कहा कि एक्चुअल में धीरे धीरे पहले, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखोगे तो एटम्स थे, ठीक है, एटम्स आपस में इंटरेक्ट हुए, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनके इंटरेक्शन से आप बोलोगे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, या फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, आप मीथेन बोल सकते हो, ठीक है। फिर आगे जाकर के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, और यही सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल धीरे 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 पॉलीमर बनते गए इनके, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप समझ रहे हो, अब किसी भी सेल में यही चीजें तो होती हैं, और इनसे आगे जाकर के वो कह सकते हो कि वो सेल बने, सेल तो नहीं बोलोगे, या कह सकते हो प्रोटोबायोन्ट्स बने, यानी वो सेल लाइक स्ट्रक्चर बने, जिन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस की थी, प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हो इनको, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट्स हम दो तरीके के पढ़ाते हैं, कॉइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर, इस टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, या कुछ स्ट्रक्चर्स बने जिनको प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं, जो आगे जाकर के प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट से आगे जाकर के यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ। तो पूरी की पूरी क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक जर्नी है, समझ रहे हो, लाइफ के क्रिएट होने की एक जर्नी है। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, ओपरिन हेल्डेन साहब ने कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था,
इन्होंने कहा कि यार ऐसा रहा होगा, एटम्स होंगे, एटम के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल बने होंगे लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनके इंटरेक्शन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे। हाँ, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन हुआ होगा और चीजें हुई होंगी, ठीक है। हीट तो थी एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि आदि सागर था उस समय, ठीक है, पानी के अंदर बहुत खौलता हुआ पानी था, ठीक है, बहुत गर्मी थी, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। उन्होंने कहा कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन, हीट बहुत ज्यादा थी, ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस थी क्योंकि ओजोन नहीं थी, समझ रहे हो। कंटिन्यू लाइटनिंग चल रही थी एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइटनिंग चल रही थी, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हीट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। डिफरेंट टाइप की यूवी रेज, एक्स रेज कंटिन्यू नीचे आ रहे थे। ये सब एनर्जी के सोर्स थे जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, और इंटरेक्शन से आगे जाकर के वो प्रोटोबायोन्ट्स बने जो आगे जाकर के लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी बायोजेनेसिस बाद में आई। प्राइमरी एबायोजेनेसिस का मतलब पहले एबायोजेनेसिस हुई, देन बायोजेनेसिस हुई, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं, ठीक है, ओपरेन हेल्डिन की थ्योरी। इसी को एक्सपेरिमेंटल जो प्रूव किया था, वो मिलर एक साइंटिस्ट थे, एक प्रोफेसर थे, स्टूडेंट कह सकते हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, अपने टीचर के अंडर में वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने सारा इस थ्योरी को पढ़ा और पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और करके देखा क्या ओपरेन हेल्डिन साहब सही बोल रहे हैं, ठीक है। और उनको चीजें मिली, उसके अंदर अमाइनो एसिड मिले उनको, उनके इस एक्सपेरिमेंट को करने से। तब समझ में, अगर अमाइनो एसिड बन सकते हैं तो और भी चीजें बन सकती हैं, यानी ओपरेन हेल्डेन की थ्योरी सही है। तो उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने से बहुत बल मिला और इसलिए थ्योरी बहुत फेमस हुई, ठीक है। प्राइमरी एबायोजेनेसिस, समझे, यस या नो। हाँ बेटा, सब कुछ ओके है ना, नो क्लास। यस, मिलर ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, हाँ, इसका मतलब क्लास चल रही है, कुछ एक दो बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है। भाई कौन है क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही क्लास में, कोई दिक्कत। रिफ्रेश करने के लिए बोल रहे हो, कर देते हैं भाई, कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, वैसे इतनी जल्दी रिफ्रेश। क्लास को मैंने रिफ्रेश कर दिया है, अब बताओ मुझे, ठीक है, ऑल ओके। अच्छा यार, तुम अपना डिवाइस देख लो एक बार, यहाँ से तो बच्चा एक लिख रहा है ऑल ओके, ठीक है। एक बार अपना डिवाइस चेक कर लो, यहाँ से सब कुछ ओके है, ठीक है, साउंड भी परफेक्ट है, सब कुछ ओके है। आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ हाँ समझ लो पहले क्या कहना चाह रहे थे ओपरेन हेल्डेन साहब, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। इनके हिसाब से सिंपल मॉलिक्यूल जो थे, मैं पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा उसको, ठीक है, सब कुछ डायग्रामेटिकली, सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किए और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बन गए, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ, ये थ्री एनर्जी के सोर्स थे, सोर्स ऑफ एनर्जी ये तीन थे, इस पर क्वेश्चन आता है, एनर्जी के सोर्स क्या क्या थे, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी, और यूवी रेज और एक्स रेज की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई, क्वेश्चन आया हुआ है, पानी में हुई, ठीक है। ओपरेन की अगर बात की जाए तो रशिया में रहने वाले एक बायोकेमिस्ट थे। इनकी बुक की अगर बात की जाए तो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मत याद रखना, स्पीसीज, ठीक है, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपरेन और हेल्डिन की थ्योरी थी, स्पेशली ओपरेन की, ठीक है। और हेल्डिन की अगर बात की जाए, हेल्डिन साहब की बात की जाए, ध्यान रखना, ये इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे और जो माइग्रेट होकर के इंडिया आए थे, स्पेशली भुवनेश्वर, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो माइग्रेट होकर के इंडिया आए थे और इंडिया के अंदर उन्होंने परमानेंट सिटीजनशिप ली थी, ठीक है, भुवनेश्वर में आकर के, साउथ में। तो आप बोलोगे हेल्डिन साहब, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है, ये पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आया है। थ्योरी कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा। अरे भाई कौन है, ये पूरा मैं एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से। अरे भाई, ठीक है, अब एक एक करके देखो, ठीक है। अब थ्योरी को अच्छे से समझना होगा आपको, है ना, एक एक करके अच्छी तरीके से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी के सोर्स क्या थे, समझो, एनर्जी के सोर्स क्या थे।
एनर्जी के सोर्स देखोगे तो यहाँ पर लाइटनिंग हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी। पूरा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। लाइटनिंग चल रहे थे, लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग के साथ मैंने बताया सनलाइट से रेडिएशन निकल रहे थे, सनलाइट से रेडिएशन निकल रहे थे, रेडिएशन, ठीक है। सन से डिफरेंट टाइप के रेडिएशन आ रहे थे, रेडिएशन। जैसे यूवी रेज, जैसे गामा रेज, ये रेडिएशन आ रहे थे कंटिन्यू, ठीक है, सन से। तो सन से रेडिएशन भी आ रहे थे, लाइटनिंग कंटिन्यू हो रही थी, आप समझ रहे हो, कंटिन्यू लाइटनिंग चल रही थी, हाई टेम्परेचर था। टेम्परेचर उस समय क्या था, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था। ये तीन एनर्जी के सोर्स थे, हाई टेम्परेचर, ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, समझ रहे हो, और लाइटनिंग, समझ रहे हो, और लाइटनिंग, हाँ, ठीक है। ये तीन मेन एनर्जी के सोर्स थे। एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, तो एटमॉस्फेयर में भाई एटम थे, जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, सब एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नाइट्रोजन था, आप समझ रहे हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस टाइप के सारे के सारे एटम्स थे। इन एटम ने आपस में इंटरेक्ट करना चालू किया, इन एटम्स ने आपस में इंटरेक्ट करना चालू किया, और सिंपल टाइप के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाए, हाइड्रोजन बना, वाटर बना, आप समझ रहे हो, मीथेन बना, भाई आपस में इंटरेक्शन हुए, ठीक है। भाई हाइड्रोजन बना, ठीक है, वाटर बना H2O, मीथेन भी बना, आप समझ रहे हो, सॉरी अमोनिया NH3, और साथ में, ठीक है, CO2 भी बनी, CO2 बन रही थी, ठीक है, CO2 भी बन रही थी। आप सब उस समय की बात कर रहा हूं, आदि प्रिमिटिव कंडीशन की, ये बन रहे थे, सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे थे, और इनमें आपस में फिर इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, और CH4 याद रखना, CH4, इस पे क्वेश्चन आता है। पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट था CH4, मीथेन, आप समझ रहे हो, मीथेन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो उस समय एटमॉस्फेयर में बना था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और आप जानते हो अगर मीथेन का कंडेंसेशन कर दिया जाए, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ये तो केमिस्ट्री पढ़ रखे हो ना, ठीक है, अगर इसका कंडेंसेशन कर दिया जाए तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इससे आगे जाकर के देखोगे तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ठीक है, लाइक अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड बना, इन्हीं से आगे जाकर के, ठीक है, आप बोलोगे सिंपल सुगर बने, सिंपल सुगर, ठीक है। इनसे आगे जाकर के कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड बने, या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स बने, ठीक है, और इन्हीं से आगे जाकर के फैटी एसिड बने, फैटी एसिड्स एटसेट्रा, इन सब का फॉर्मेशन होना चालू हुआ। और आप जानते हो इनके फिर आगे जाकर के पॉलीमराइजेशन से इनका बहुलीकरण हुआ, तो अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। सिंपल शुगर के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, लाइक DNA/RNA, इनका फॉर्मेशन हुआ। फैटी एसिड अगर इससे क्या बनेंगे, लिपिड, लिपिड। और इन सब से क्या बना, आगे जाकर के इन सब से क्या बना, प्रोटोबायोन्स, प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स वो प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने आगे जाकर के, ठीक है, सेल्यूलर लाइफ को क्रिएट किया, ये है ए बायोजेनेसिस। और आगे जाकर के क्या होगी, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस,
जेनेसिस, इन्होंने यही तो बोला, इन्होंने बोला पहले एबायोजेनेसिस हुई फिर बायोजेनेसिस हुई, सिंपल सी बात। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये सब एनर्जी के सोर्स थे, ये एटम्स थे, सब एटम थे, सिंपल एटम्स। एटम से ये फर्स्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक, लिखता हूं फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना, मीथेन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल। फिर क्या बने, सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आगे जाकर के प्रोटोबायोन्ट्स बने, जिन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस की। ये इनकी हाइपोथेसिस थी, ओपरिन और हेल्डिन। भाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, अल्ट्रा मतलब कह सकते हो कि यहां पर, ठीक है, ओजोन लेयर नहीं थी, इसलिए यूवी और एक्सरेज जैसे खतरनाक, गामा रे जैसे खतरनाक रेडिएशन आ रहे थे, लाइटनिंग कंटिन्यू हो रही थी। ये तीन एनर्जी के सोर्स थे जिसकी वजह से ये प्रक्रिया हुई और प्रोटोबायोन्ट्स बने, जिन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस की। ये वाली बात किसने बोली, ये ओपरिन और हेल्डिन साहब ने बोली। ठीक है, ये ओपरिन और हेल्डिन साहब ने बोली। तीन एनर्जी के सोर्स मत भूलना, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीन एनर्जी के सोर्स। ठीक है, एक्स रेज, अच्छा मैंने गामा लिख दिया है, कोई नहीं, एक्स रेज गामा रेज सभी टाइप के थे, गामा रेज एक्स रेज सब एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, यहां तक बताओ कोई डाउट। अब इस हाइपोथेसिस को पढ़ा मिलर साहब ने। किसने पढ़ा, मिलर साहब ने। भाई उस समय आर्टिकल निकलते थे, कोई भी साइंटिस्ट अगर काम करता था तो अपने काम को एक तरीके से, आर्टिकल्स होते थे और आर्टिकल्स मैगजीन्स में छपते थे, जिसको हम रिसर्च पेपर भी कहते हैं। तो रिसर्च पेपर में छपते थे, तो भाई कॉलेजों में जहां रिसर्च करते लोग पढ़ते थे, उनको भाई मिलर साहब ने ये काम किया, अच्छा उन्होंने ये काम किया, वो इस काम ये काम कर रहे हैं, जिससे कि और जो लोग हैं वो काम ना करें जो कोई और कर रहा है, वो उसके आगे का काम करें। ठीक है, जैसे मिलर साहब ने अपना ये पूरा हाइपोथेसिस पढ़ी थी ओपरिन हेल्डेन की, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्रिएट की और उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने की कोशिश की, देखा कि यार वास्तव में सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो लगभग ये बात है 1953 की, 1953 एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर। 1953 का केस है, मिलर साहब ने, मिलर एक मतलब स्टूडेंट ही थे, मिलर साहब ने एक फ्लास्क लिया, कांच का जार लिया। ठीक है, इस कांच के जार का कनेक्शन एक मतलब कांच की ट्यूब से किया। इस कांच की ट्यूब के दूसरे कोने पर एक और इन्होंने मतलब कांच का जार लगाया। ठीक है, और बीच में कंडेंसर लगा दिया जिसमें ठंडा पानी, कूल्ड वाटर यहां से एंटर कर रहा था और यहां से हॉट वाटर निकल रहा था, गर्म हो गया वाटर यहां से। ठीक है, इन एंड आउट, कंडेंसर कूलिंग करने का काम करता है ये। ठीक है, और इस जार के अंदर इन्होंने जो गैसेस ली हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी गैसेस ली और क्या रेशियो था इनका, ये पूछेंगे। तो यहां जार के अंदर जो गैसेस ली है उन्होंने, मीथेन ली है CH4, अमोनिया ली है NH3, गैसेस में हाइड्रोजन आएगी, हाइड्रोजन ली है H, हाइड्रोजन। ठीक है, किस रेशियो में, किस अनुपात में लिए हैं आप समझना। तो यहां मीथेन का अनुपात 2 था, ठीक है, इसका अनुपात 1 था और हाइड्रोजन का अनुपात 2 था, यानी रेशियो। तो रेशियो मत भूल जाना, इस रेशियो पे क्वेश्चन आता है। अगर मैं मीथेन को सेंटर में ला दूं, अमोनिया को उधर कर दूं, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 सेंटर में आ जाएगा, उसके हिसाब से चेंज को रट्टा मत मारना, मतलब समझना। ये इस रेशियो में इन्होंने तीनों गैसेस ली। ठीक है, रिमेनिंग वाटर था, वाटर ड्रॉपलेट थे। ठीक है, और यहां लगभग 75,000 वोल्ट का एक करंट जनरेट किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा करके, स्पार्किंग नहीं है, स्पार्किंग स्पार्किंग जनरेट कर दी।
स्पार्किंग जनरेट कर दी, और ये सारी गैसेस इसके अंदर थे, जिससे कि स्पार्किंग की वजह से इन गैसों के अंदर इंटरेक्शन हो, खतरनाक इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन होने के बाद ये गैसेस जैसे नीचे आएंगे, तो नीचे कंडेंसर लगा हुआ, कंडेंसर इन गैस को ठंडा कर देगा। ठंडा करते ही ये वाटर ड्रॉपलेट में, ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में। ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते ही नीचे यू शेप की ट्यूब में आ जाएंगे। यू शेप की ट्यूब में वाटर आ गया, यू शेप की ट्यूब में वाटर आ गया, मतलब पानी जैसे ना एटमोस्फियर के अंदर लाइटिंग चल रही है, वहां गैसेस हैं, वहां पर इंटरेक्शन हुआ, रिएक्शन हुई, जैसे मिड एटमोस्फियर में चीजें आएंगी, ठंडा एटमोस्फियर था बीच वाला, और ठंडे होते ही ये नीचे बारिश की तरह नीचे गिरना चालू हो जाएंगे अर्थ के ऊपर। तो ये बारिश जैसी अर्थ पर आएगी, तो अर्थ गर्म थी भाई, यहाँ का टेम्परेचर इन्होंने कितना कर दिया, 800 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे रॉड लगा दी इन्होंने, 800 डिग्री सेल्सियस पानी कर दिया, अर्थ के जैसा कंडीशन बनाई। ये ऊपर आकाश की ऐसी कंडीशन बनाई, ये बीच का एटमोस्फियर बना दिया, समझना। ये गैसेस ऊपर इंटरेक्ट कर रहे थे, बीच के एटमोस्फियर में ठंडे हुए, वाटर में कन्वर्ट हुए, वाटर जैसे यहां से यहां गया, तो यहां पर फिर पानी वाष्प में, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और ये स्टीम फिर यहां से वैक्यूम से होती हुई, वैक्यूम है सीधा यहां से यहां पहुंचेगी, फिर रिएक्शन होगी, फिर ठंडी होगी, ठंडी होगी वाटर ड्रॉपलेट, फिर गर्म होगी, फिर ये ऊपर गई, ठीक है, फिर इंटरेक्शन। ये साइकिल चलती रही, ये साइकिल चलती रही लगभग लगभग 18 डेज, 18 दिन तक इस साइकिल को रन किया इन्होंने, 18 डेज। मिलर साहब ने 18 दिन तक इस साइकिल को ऑन करके छोड़ दिया, देखते हैं यार क्या होता है। 18 दिन तक छोड़ दिया, देखते हैं होता क्या है 18 दिनों के अंदर। 18 दिन बाद जब वो आए, उन्होंने ध्यान से देखा, तो इस यू शेप ट्यूब में उनको कुछ अमाइनो एसिड देखने को मिले, समझना, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिले इनको इस यू शेप ट्यूब में, जो स्टार्टिंग में नहीं थे, अब देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में नहीं थे जो अब देखने को मिल रहे हैं। ये क्या थे, ये अमाइनो एसिड थे, क्या थे, अमाइनो एसिड थे, ये क्या है, अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड यहां देखने को मिलते हैं, कौन से अमाइनो एसिड जरा बताओ। यहाँ 3 अमाइनो एसिड देखने को मिले इनको, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, क्वेश्चन आता है कौन कौन से, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन प्लस एलेनिन प्लस एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये 3 अमाइनो एसिड इस यू शेप की ट्यूब में इनको देखने को मिले। इससे इनको लगा यार मैं तो कुछ भी नहीं किया था, गैसेस ली जो उन्होंने बोली, लगभग स्पार्किंग कर दिया, कंडेंसर लगा दिया, बॉइलिंग वाटर लगा दिया, अगर मुझे अमाइनो एसिड मिल सकते हैं तो जरूर उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, और इन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस की होगी। ये समझ में आ गया इस एक्सपेरिमेंट को। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय, मिलर का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ओपरिन हेल्डिन की थ्योरी बहुत फेमस हुई थी, और किसी ने उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर दिया, तो अपने में ही बहुत बड़ी बात थी, आप समझ रहे हो। हाँ, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये बहुत फेमस हुआ, ठीक है, तो ये बहुत फेमस हो गया, ठीक है, GAA याद रख लो आप, ठीक है, AAG, कुछ भी याद रख लो यार, ठीक है, AAG, ठीक है, GAA, कुछ भी, ग्लाइसिन सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है ना, तो ऐसे याद रखो GAA, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया, मिलर का एक्सपेरिमेंट कुछ खास समझ में आ गया होगा, कुछ बचता नहीं है इसके बाद इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन एक बात पूछ सकता है, वो ध्यान से देखो, यहां पर एनर्जी के सोर्स कितने थे, 3, इनके एक्सपेरिमेंट में एनर्जी के सोर्स कितने हैं जरा बताओ, कितने एनर्जी के सोर्स हैं, कौन सा सोर्स नहीं है, नंबर ऑफ एनर्जी के सोर्स कितने हैं जरा बताओ, यहां पर कितने। मिलर साहब, ओपी, यार ओपी तो थे ही यार उस समय के साइंटिस्ट, ठीक है, वो यूट्यूब पर गेम नहीं खेला करते थे, आप समझ रहे हो, यूट्यूब पर मूवियां नहीं देखा करते थे, वो रिसर्च किया करते थे, इसलिए। हाँ, 2 हैं, एक गायब है, 3 नहीं है। इलेक्ट्रिक स्पार्क है, हाई टेम्परेचर है, पर कहीं आपको रेडिएशन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कहीं आपको इसमें इनके एक्सपेरिमेंट में रेडिएशन लाइक गामा रेज,
ठीक है, गामा रेज, यूवी रेज, ये देखने को मिल रहा है, जरा बताओ। नहीं, समझ रहे हो? डिवॉइड ऑफ, ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन इसमें नहीं थे, ठीक है, जैसे एक्सरेज, यूवी रेज, एटसेट्रा, ये कुछ नहीं थे इसके अंदर, इसकी कमी थी इसमें, बस यही एक दिक्कत थी, और बाद बाकी का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था। समझे? ये चीज नहीं थी इसके अंदर, आगे चल रहा हूं मैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी ये समझ में आ गया हमारे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, इतनी बात समझ में आ गई हमारे कि हाँ पहले कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल बने हैं, समझने की कोशिश करना। भाई, इन्होंने कहा एबायोजेनेसिस हुई, ठीक है, हमें दिख रहा है कि एबायोजेनेसिस हुई, हमें दिख रहा है प्रोटोबायोन्ट्स बने होंगे जिन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस की। इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया मिलर साहब ने। अब तो समझ में आ गया कि हाँ एबायोजेनेसिस पहले हुई, और इस एबायोजेनेसिस से आगे जाकर के बायोजेनेसिस हुई, ठीक है। इन्हीं इन्हीं मॉलिक्यूल ने तो आगे जाकर के क्या किया होगा, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। यानी ओपरन हेल्डन साहब ने भी तो यही बोला, प्राइमरी एबायोजेनेसिस, यही पहले एबायोजेनेसिस हुई, फिर आगे जाकर के बायोजेनेसिस हुई, यही वाली बात बोली थी, ठीक है, ओपरन और हेल्डन साहब ने, तो बात सही है इनकी, ओपरन हेल्डन साहब की। उसमें हेल्डन साहब ने हाइपोथेसिस को थोड़ा एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने मतलब मजाक मजाक में कॉन्फ्रेंस में बोला, यार इस थ्योरी के हिसाब से तो कुछ ऐसा लग रहा है, समझना, थोड़ा पैर रख लूं, इस थ्योरी के हिसाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो उस समय का जो सागर था वो खोल रहा था, ठीक है, समझना, खोल रहा था, ठीक है, जैसे मानो टमाटो सूप खोल रहा होता है गरम गरम, ठीक है, और उस सागर के अंदर जो प्रोटोबायोन्ट्स बन रहे थे, या प्राइमरी एबायोजेनिक, या कह सकते हो वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो ऐसे तैर रहे थे मानो किसी सूप के अंदर, जैसे आप डालते हो ना वो ब्रेड के पीस डाल देते हो, वो फ्लोट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप। तो क्वेश्चन बाई चांस पूछ सकता है, टर्म हॉट डाइल्यूट सूप टर्म किसने दिया था? ठीक है, आप बोलोगे ये वाली बात तो हेल्डन साहब ने बोली थी, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो कल्पना थी उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, समझना, उन्होंने एक सागर बना करके बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस कैसे हुई, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम्म, ये सागर है, ये मान लो सागर है, मान लो, माना कि इस सागर के अंदर, सागर किनारे, चलो, इस सागर के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स इस सागर में प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कलर दिखा दो, एक और कलर दिखा दो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, और कलर दिखा दो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सागर के अंदर, बस बहुत है, समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स सागर में बन रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल सागर के अंदर बन रहे हैं, इट इज एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, ये क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, एग्रीगेशन,
एग्रीगेशन, जुड़ना, एग्रीगेशन ऑफ प्री बायोटिक मॉलिक्यूल। एग्रीगेशन हो रहा है प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल का, आपस में एग्रीगेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, समझ रहे हो? हाँ, और यही प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर के, अब प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया आरएनए, आरएनए, और क्या हो गया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ये सब प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन चल रहा है। अब समझ रहे हो? और इन्होंने ही आगे जाकर के प्रोटोबायोन्ट्स बनाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट। इन्होंने आगे जाकर के प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। आप समझ रहे हो? हाँ, एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल हो रहा है, डीएनए, आरएनए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एटसेट्रा, इन्होंने आके प्रोटोबायोन्ट्स बनाए, और यही रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। आप समझ रहे हो? यहां तक समझ में आया नहीं आया? मतलब हॉट डाइल्यूट सूप टर्म दिया था हेल्डन साहब ने, ये एक तरीके से क्या, लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप, हेल्डन साहब ने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप टर्म, ठीक है। यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट है? यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट? लैग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा बेटा। हाँ, लिपिड है। हाँ भाई, पहले आरएनए आया, डीएनए आए, ठीक है, पहले आरएनए आया, डीएनए आए, ठीक है, पहले आरएनए आए थे, क्योंकि डीएनए स्टेबल कंपोनेंट है, तो पहले स्टेबल नहीं बनता, पहले अनस्टेबल बनता है, उससे आगे आके स्टेबल बनता है, ठीक है। नो डाउट, नो डाउट, सब सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हॉट डाइल्यूट सब सूप टर्म हेल्डन साहब ने दिया था। अब यहां से चालू होगी बायोजेनेसिस, या प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, बच्चों के दिमाग में आएगा सर प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, ठीक है भाई, इनसे प्रोटोबायोन्ट्स बन रहे हैं, तो प्रोटोबायोन्ट्स होते क्या हैं? तो मैंने एक स्लाइड में प्रोटोबायोन्ट्स समझाने की कोशिश की है, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट्स लाइक, जैसे दो एग्जांपल आते हैं आपके सिलेबस में प्रोटोबायोन्ट्स के, ठीक है। एक एग्जांपल आता है माइक्रोस्फीयर का, और एक आता है क्वाइसरवेट्स, क्वाइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर। ओपरेन साहब ने क्वाइसरवेट्स को बनाया था, और फ्लोरिडा के अंदर एक साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, इन्होंने माइक्रोस्फीयर को अपनी लैब में बनाया था। मतलब इतना एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब आगे लोग लग गए काम करने पर, देखने में लग गए कि यार प्रोटोबायोन्ट्स बने, पर प्रोटोबायोन्ट्स क्या हो सकते हैं, तो अपने अपने लैब में लोगों ने डिफरेंट टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स बनाए, जिसमें दो बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है, एक ओपरेन के क्वाइसरवेट्स, और फ्लोरिडा के अंदर रहने वाले साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, उनके माइक्रोस्फीयर। ये क्या डिफरेंस है क्वाइसरवेट्स के अंदर और माइक्रोस्फीयर में, एक लाइन में देख लो। दोनों साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बातें रखी, टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटोबायोन्ट्स की बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां दो टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स थे। एक तरफ है कॉइसरवेट्स, एक तरफ है माइक्रोस्फीयर। एक ने दिए ओपरेन ने, दूसरे दिए सिडनी फॉक्स, समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना, जो ओपरेन साहब ने कॉइसरवेट टर्म दिया था और सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर टर्म दिया, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर आपको जो कॉइसरवेट दिख रहे हैं ना, ये सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, जैसे मानो बबल, जैसे आप कभी कपड़े धोते हो, तो कपड़े में कोई बड़ा सा बबल बनता है, छोटे छोटे बबल चिपक जाते हैं उससे, फिर एक बड़ा बबल बन जाता है, फिर छोटे बबल टूटते हैं, तो मतलब बड़ा बबल टूटता है, छोटे छोटे बबल में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे बबल कभी बड़े बबल फ्यूज हो रहे हैं, कभी जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं।
यानी इट इज अ, कभी कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, इट इज अ सिंपल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये कॉइसर वेट्स थे, क्या शो कर रहे हैं? सो सिंपल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिंपल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं कॉइसर वेट्स, समझना। ध्यान से देखना, यहां पर भाई बबल थे, यहां पर कोई लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी, लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंट है, लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, एब्सेंट है। अच्छा, कॉन्सर्वेट्स बने कैसे? आप समझना, इन्होंने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली पॉलीसेकेराइड, ठीक है भाई। जब अपनी थ्योरी फेमस हुई इन ओपरेन साहब की, तो ओपरेन साहब ने कहा यार मेरी थ्योरी को फेमस कर दिया मिलर साहब ने, मिलर ने, तो मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखूं, समझना। तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोटीन लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर और कुछ पॉलीसेकेराइड डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट, और उसको गर्म करना चालू कर दिया। एक टेस्ट ट्यूब ली उन्होंने, ओपरेन साहब ने क्या काम किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े प्रोटीन्स डाल दिए, लार्ज प्रोटीन, और साथ में डाल दिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अच्छे से इसको हीट किया, अच्छे से इसको हीट किया। हीट करने के बाद इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसमें बबल लाइक स्ट्रक्चर है, जहां लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है, और सिंपल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, वाटर फिल्म है, ये दिख रहा है ना ये आपको, ये लिपिड नहीं है, इट इज अ वाटर फिल्म। यहाँ लिपिड नहीं दिख रहा आपको, वाटर फिल्म दिख रही है। तो ये थे ओपरेन साहब के, ठीक है, कॉइसरवेट्स। हाँ, यहां देखोगे ना, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने प्रोटीन की जगह प्रोटीनॉइड्स लिए, एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने प्रोटीनॉइड्स लिए, प्रोटीनॉइड्स। सिडनी फॉक्स ने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें प्रोटीनॉइड्स लिए। बताता हूँ प्रोटीनॉइड्स क्या होते हैं। प्लस लिपिड डाल दिया, लिपिड ड्रॉप डाल दिया इसमें, ठीक है। प्रोटीनॉइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन को जब हाई टेम्परेचर पर आप हीट करते हो, प्रोटीन को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, तो प्रोटीनॉइड्स बनते हैं। उस प्रोटीनॉइड्स वाले पार्ट में कुछ लिपिड के ड्रॉप डाल दी, जैसे लिपिड के ड्रॉप डाले, तो उस लिपिड ने उन प्रोटीनॉइड्स के अराउंड एक लेयर बना दी, लिपिड मेम्ब्रेन। तो यहां पर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लिपिड मेम्ब्रेन यहां दिख रही है, जबकि कॉइसर वेट्स में लिपिड का हमने दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखा, ये अंतर है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ लिपिड मेम्ब्रेन है, यहाँ लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है। लार्ज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन है, हमने लार्ज प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो प्रोटीनॉइड्स बने, उनमें लिपिड ड्रॉपलेट डाल दिए तो ऐसे स्ट्रक्चर आए, इनको माइक्रोस्फीयर बोलते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे यहां तक। ये समझ में आए नहीं आए? ये इतनी बात समझ में आनी चाहिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब इतना समझ में आ गया कि भाई बायोजेनेसिस तो अब आगे तभी तो होगी, पहले आप प्रोटोबायोम तो समझो। ये समझ में आया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से आगे जाकर के आप बोल सकते हो प्रोटोबायोन्ट्स बने, और इन प्रोटोबायोन्ट से ही आगे जाकर के वो सेल बने होंगे लाइक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स से आगे यूकैरियोट बने, यूकैरियोट में भी पहले एनिमल सेल बने, फिर प्लांट सेल बने, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। अब बताओ।
सर नो डाउट। प्रोटीनॉइड्स मतलब, प्रोटीनॉइड्स का मतलब है प्रोटीन को, अगर आप बड़े प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो तो वो प्रोटीन प्रोटीनॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और बड़े प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है, और बड़े मतलब डेंस जुड़ जाते हैं हीट की वजह से, और उसमें आप लिपिड ड्रॉपलेट डाल देते हो तो ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। इनको आप माइक्रोस्फीयर बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर? बीएमएस। बीएमएस। बहुत बढ़िया, सुपर। सुपर। अब हम कराएंगे, ठीक है भाई, प्रोटोबायोन्ट समझ में आ गए। इन प्रोटोबायोन्ट से बायोजेनेसिस यानी ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जगह है। अब होगा ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट सेल। किससे ओरिजिन होगा? प्रोटोबायोन्ट से। प्रोटोबायोन्ट का मतलब है, ये कह सकते हो नॉन सेलुलर लाइफ। आप समझ रहे हो, सेलुलर नहीं है, ठीक है, इट इज अ नॉन सेलुलर लाइफ है। नॉन सेलुलर लाइफ। ये कब आई थी? 3 बिलियन ईयर एगो। चलो आगे हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ, ठीक है, प्रोकैरियोट। इसी तो प्रोकैरियोट का ओरिजिन हुआ। इनसे बने प्रोकैरियोट। यानी अब क्या आएगी? सेल्यूलर लाइफ। कब आई सेलुलर लाइफ? ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो। भाई प्रोकैरियोट बनने का मतलब है सेलुलर लाइफ, और सेलुलर लाइफ कब आई? 2 बिलियन ईयर एगो। कैसे आई? अब देखो पूरा मैकेनिज्म। जरा बताओ, स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया बना होगा कैसा होगा? ठीक है भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? कीमो ऑटोट्रॉफ होगा, कीमो हेट्रोट्रॉफ होगा? कीमो हेट्रोट्रॉफ था। पहला बैक्टीरिया जो बना था वो कीमो हेट्रोट्रॉफ था, समझना, कीमो हेट्रोट्रॉफ। कीमो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, पहला बैक्टीरिया जो बना था वो कीमो हेट्रोट्रॉफ था। कीमो हेट्रोट्रॉफ के बाद बने कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद बने, ठीक है भाई, फोटो ऑटोट्रॉफ। कौन है भाई? ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ पर सिंपल टाइप के थे। सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। फिर सही मायने में आगे जाकर के बने, सही मायने में आप बोलोगे फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, आगे जाकर के।
फोटो ऑटोट्रॉफ का फॉर्मेशन हुआ। ये सीक्वेंस मत भूल जाना, ठीक है। बिल्कुल एक ही चीज कनेक्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन। प्रोटोबायोन्ट्स बन चुके हैं जो एक नॉन सेलुलर लाइफ है 3 बिलियन ईयर एगो। उसी से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जिससे बने कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, इसके बाद बने ऑटोट्रॉफ। ये सेलुलर लाइफ है जिसमें प्रोकैरियोटिक का स्टेप बाय स्टेप ओरिजिन होता जा रहा है। क्लियर है। अगर कीमो हेट्रोट्रॉफ की बात करता हूं, जरा बताओ उस समय सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा इनके लिए। भाई कीमो हेट्रोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, क्यों? क्योंकि उस समय आद्य सागर के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा थे जिनमें फर्मेंटेशन होता ही है। उस फर्मेंटेशन से जो एनर्जी मिलती थी इसको ये यूज करते थे, यानी इनको खाना नहीं बनाना, इनको एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो उस समय ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा था, उस ऑर्गेनिक कंटेंट से, ठीक है, फर्मेंटेशन के थ्रू जो चीज एनर्जी मिलती थी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है भाई? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था इनके लिए, जरा बताओ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था जरा बताओ। कीमो हेटरोट्रॉफ के केस में सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है। फिर इनसे बने कीमो ऑटो, ये तो आप जानते भी हो कीमो ऑटो के नाम आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉपिक आयरन बैक्टीरिया। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था जरा बताओ, सोर्स ऑफ एनर्जी। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था। फिर आगे बने सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ जैसे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये यूज करते थे, यूज्ड लाइट एनर्जी। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट स्टार्ट हो गया था। यहां पर ब्रेक डाउन या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रेकडाउन ऑफ H2S। ये आप जानते हो ना कि जब लाइट एनर्जी पड़ती है लीव्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट्स बन चुके थे, तो उसमें H2O टूटता है। आप समझ रहे हो, H2O टूटता है तभी तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन बनती है। बट स्टार्टिंग के केस के अंदर जो लाइट पड़ रही थी इन पिगमेंट्स में, उसमें H2O नहीं टूट रहा था, H2S टूट रहा था। H2S के टूटने से ऑक्सीजन नहीं बन रही थी, ठीक है, समझना मेरी बात, ठीक है। पर हाइड्रोजन चाहिए थे, हमें हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही मेन फोटो ऑटोट्रॉफ का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। पर यहां तक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर अभी तक कैसा है, रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग।
यहां से स्टार्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग, यहां से स्टार्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ से। कैसे स्टार्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग? आखिर फोटो ऑटोट्रॉफ में हुआ क्या, इन्होंने H2O को यूज करना चालू कर दिया ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था, वही इलेक्ट्रॉन इनके टूटने से निकलता है, इसके टूटने से निकलेगा, ठीक है, और इसके टूटने से निकलेगा। यहाँ टूटेगा तो हाइड्रोजन और सल्फर निकलेगा, H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। कैसे निकलेगी पूरा बताता हूं मैं, ठीक है। ये स्टेप समझ में आए नहीं आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हुआ क्या आप देख लो। हाँ, अब क्या हुआ, आगे जाकर के साइनोबैक्टीरिया बने, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, बीजीए ब्रू ग्रीन एल्गी बनी, इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जैसे ही साइनोबैक्टीरिया बने ब्रू ग्रीन एल्गी, तो आप जानते हो इन्होंने क्या काम करना चालू कर दिया, ब्रेक डाउन ऑफ H2O। जैसे मान लो ग्रीन कलर दिखाता हूं, ऐसे समझो, पिगमेंट से, पिगमेंट्स दिखाते हैं, पिगमेंट, ऐसे। अब सही है, ठीक है। तो बस इन पिगमेंट्स में ये प्रक्रिया चालू हो गई। हाइड्रोजन आयन जो प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, एटीपेज से एटीपी बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो, ठीक है। ऑक्सीजन का सोर्स, इस तरीके से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर निकलना स्टार्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। ये तरीका था एटमॉस्फेयर के ऑक्सीडाइज होने का, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जब ब्लू ग्रीन एल्गी आए, तो इन्होंने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का स्टार्ट कर लिया। और केमिकल एनर्जी क्या थी, एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी। तो एटीपी बनाने के लिए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोटोन चाहिए, प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट प्रोटोन। तो जब ये प्रक्रिया चल रही थी लाइट रिएक्शन, तब इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना चालू कर दिया एटमॉस्फेयर में, और यहां आकर के एटमॉस्फेयर हो गया ऑक्सीडाइजिंग। अब बताओ। हाँ, समझ रहे हो, यहां तक बताओ, यहां तक, हाँ। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी तभी निकलेगा जब टूटेगा H2O, ठीक है। आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन ये टूटेगा तभी तो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए के सोर्स ऑफ प्रोटॉन लिखो, इलेक्ट्रॉन ही सोर्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकल रहा ना, ये तो लाइट एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोटॉन, देखो यहाँ बच्चे मैंने क्या लिख दिया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन। यहाँ हाइड्रोजन आयन का तो मेनली हाइड्रोजन आयन चाहिए था प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए। हाइड्रोजन आयन का जो सोर्स था, सोर्स ऑफ H आयन, क्योंकि प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करना था ना, तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन आयन को लेने के लिए आपको चाहिए थे यहाँ पर क्या, ठीक है, H2O का ब्रेक डाउन। ये चेंज कर लो थोड़ा, इलेक्ट्रॉन तो खैर इलेक्ट्रॉन बंडल्स की फॉर्म में आते ही हैं वहां से, ठीक है। ये हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आना चालू हुई, इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले का क्या काम किया, समझना,
इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले, ये ऑक्सीजन सबसे पहले ये मिलेगी भाई, उस समय मीथेन थी, उस समय मीथेन थी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के लगभग 2 मॉलिक्यूल मीथेन से मिलेंगे, मीथेन CH4, और तुरंत फॉर्मेशन कर देंगे CO2 प्लस, CO2 प्लस 2H2O, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 3, 2 और 2 4, 2 2 4, ठीक है, समझ रहे हो। तो आज की डेट में जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 मिलती है वो किसके रिप्लेसमेंट से आई, मीथेन कन्वर्ट इनटू CO2। प्रिमिटिव पुराने एटमॉस्फेयर में मीथेन थी, ये CO2 में कन्वर्ट हो गई, किसने किया, जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले मीथेन को CO2 में कन्वर्ट किया, मीथेन को CO2 में कन्वर्ट किया, इस तरीके से पहला स्टेप। तो एटमॉस्फेयर के अंदर धीरे धीरे मीथेन गायब होने लगी और CO2 आने लगी, क्योंकि प्लांट को CO2 भी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, समझे। हाँ, तो पहला स्टेप ये हुआ। अगला स्टेप देखो, अब अमोनिया की बारी आई, अब अमोनिया की बारी आई, ठीक है। तो 2 की जगह 3 कर दो, 3O2 प्लस अमोनिया 4 कर दो, 4NH3। अब इस ऑक्सीजन ने, समझना, अमोनिया से इंटरेक्ट करना चालू कर दिया, इस ऑक्सीजन ने अमोनिया से इंटरेक्ट करना चालू कर दिया, और नाइट्रोजन बनेगी, अब नाइट्रोजन बनेगी, ठीक है, नाइट्रोजन बनेगी प्लस H2O। कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 दिखा रखा है, 2 कर दो इधर, हाइड्रोजन 4 तिया 12, 12 का मतलब 6 कर दो यहाँ पर, 6, ऑक्सीजन 6 हो गए, ठीक है, आ गया बैलेंस, ठीक है। नंबर 2 क्या हुआ, अब क्वेश्चन आएगा कि आज के टाइम पर जो नाइट्रोजन है वो कहां से आई, आज के टाइम पर नाइट्रोजन है वो मीथेन के रिप्लेसमेंट से आई, मीथेन के रिप्लेसमेंट से आई। जैसे एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हुआ, इस ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ने धीरे धीरे परिवर्तन करने चालू किए, इसने मीथेन को सबसे पहले CO2 में कन्वर्ट किया, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, और फिर धीरे धीरे इस ऑक्सीजन ने, समझना, इस ऑक्सीजन ने आपस में इंटरेक्ट करना चालू किया, ठीक है, इस ऑक्सीजन ने आपस में इंटरेक्ट करना चालू किया, आपस में मिलना चालू किया, ठीक है, और धीरे धीरे अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में यूवी रेस जो अंदर नीचे आ रहे थे, अब वो फिल्टर होना चालू हो गए और बन गया 3O3, 6 है ना, हाँ, 2 मॉलिक्यूल बन गए O3 के। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, 2 मॉलिक्यूल O3 के बने, ये बना ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ धीरे धीरे ओजोन लेयर बननी चालू हुई, और ओजोन लेयर के बनने से फिल्ट्रेशन चालू हो गया, जो यूवी रेज और अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रहे थे उन्होंने आना बंद कर दिया, आप समझ रहे हो, हाँ, उन्होंने नीचे आना बंद कर दिया। जब उन्होंने नीचे आना बंद कर दिया तो नीचे का एटमॉस्फेयर सुरक्षित हो गया और एक मेच्योर हो गया और इस लायक बन गया कि वहां पर जीवन, अब समझ रहे हो, जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। आगे जाकर के फिर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है भाई, साइनोबैक्टीरिया बन ही गए थे। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग हो रहा था, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो रहा था तो ये भी चेंजेस चल रहे थे, इन चेंजेस होते ही, इन सबके चेंजेस होते ही वो पूरा एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया मानो कि जीवन वहां पर जी उठाओ, मतलब चीजें चालू हो गई। आप बताओ समझ में आया नहीं आया, रुक रुक के क्लास क्यों चल रही है भाई, हेलो हेलो, साउंड आउंड तो परफेक्ट है ना। एक बार तुम अपना रिफ्रेश करो, जिन बच्चों की रुक के क्लास चल रही है वो रिफ्रेश करें, और बाद बाकी के बच्चे बताएं कि वाकई में रुक रुक के क्लास चल रही है, यस या नो, नो, परफेक्ट, नो, यार क्लास तो ठीक चल रही है इसका मतलब, नो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश मार देता हूं मैं, और लो अपनी तरफ से भी, अपनी तरफ से एक बार रिफ्रेश मारो अपनी तरफ से।
क्लास रुक के नहीं चलनी चाहिए। ऑल ओके। ठीक है, मेरी तरफ से रिफ्रेश कर दिया है मैंने, एक अपनी तरफ से एक बार रिफ्रेश कर दो। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे अर्थ पर चीजें आई। तो ये तो समझ में आ गया अर्थ पर चीजें कैसे आई। अब बात आती है, सर प्लांट कैसे बने, सर एनिमल कैसे बने। ठीक है, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। अब एक लास्ट ये चीज और देख लो, बस ये कहानी खत्म करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। ये एक एक्सीडेंट था, ये एक दुर्घटना थी जो घटित हुई। ये कैसी दुर्घटना थी जो घटित हुई, अब आगे देखो। ये एक प्रीडेटर है, प्रीडेटर, समझ रहे, एनारोबिक प्रीडेटर होस्ट। एक एनारोबिक प्रीडेटर होस्ट है, समझना। इसके अंदर वो सब कुछ था, धीरे धीरे इसके अंदर न्यूक्लियस बन रहा था, धीरे धीरे इसके अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था, क्रोमेटिन के चारों तरफ एक लेयर बनना चालू हो रही थी, धीरे धीरे इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे थे, प्रोसेस चल रही थी इसके अंदर, समझना। ठीक है, और इसने अपने चारों तरफ ये बनाना चालू कर दिया, क्रोमेटिन इसके अंदर आ गया, यानी यूकैरियोटिक सेल के बनने का चीजें प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, इसने गलती से क्या काम किया, फेगोसाइटोसिस कर ली, किसकी, गलती से इसने मुंह फाड़ के फेगोसाइटोसिस कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब एक बैक्टीरिया की, सॉरी। और बैक्टीरियस के अंदर आ गया। ठीक है, फेगोसाइटोसिस की इसने और बैक्टीरियास के अंदर आ गया। जब बैक्टीरियस के अंदर आ गया ना, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि भाई तू मुझे डाइजेस्ट मत कर, मुझे मत खा, मैं इसके बदले में तुझे कुछ दूंगा। ठीक है भाई, तू क्या देगा, तुझे एनर्जी दूंगा, तुझे पावर हाउस बना दूंगा, तू अब ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, मतलब बहुत सारे वादे कर दिए इससे। ठीक है यार, तो अच्छी बात है। और अंदर आकर के इसने बना लिया इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट कर लिया इसने अपने को। ठीक है, और वो प्रोसेस तो चली रही थी क्रोमेटिन वाली, क्रोमेटिन वाली प्रोसेस तो चली रही है ना, ये धीरे धीरे बन चुका है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर क्रोमेटिन थे ऑलरेडी, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और इससे बन गई एनिमल सेल, एनिमल सेल। इस तरीके से एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ। बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं इसको ऐसा, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, बताया ना आपको।
अपना खुद का सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के पास होता है। अपना खुद का सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के पास होता है, और ऐसा ही डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। ये बताता है कि एक्चुअल में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ सेल विद इन सेल। ये एक सेल के अंदर सेल का एग्जांपल है, आप समझ रहे हो, जिसका अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। चलो ये थ्योरी समझ में आ गई। फिर इन एनिमल सेल ने क्या काम किया, एक्सीडेंटली इन्होंने अपना खाना बंद नहीं किया, इन्होंने फिर एक घटना और घटित की। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका था, इनके पास न्यूक्लियस बन चुका था, पर इन्होंने खाना नहीं छोड़ा, मुंह फाड़ करके इस बार खाए ये किसी और सेल को। इस बार इस एनिमल सेल ने खाया किसी और को। वो कौन था, वो था ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी की खास बात क्या होती है, इनके पास अपने खुद के पिगमेंट्स होते हैं, खुद के पिगमेंट्स होते हैं, और अपना खुद का डीएनए भी होता है। समझ रहे हो ये क्या है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। बीजीए को खा गए, ठीक है, जिनके पास पिगमेंट्स थे। सर्कुलर डीएनए। बस जैसे ही इन्होंने इसको खाया, अब समझना, जैसे ही इन्होंने इसको खाया, अब जो सेल बनी, ये नॉर्मल सेल नहीं थी, ये बन चुकी थी प्लांट सेल। क्यों बन चुकी है प्लांट सेल, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए था, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके पास क्लोरोप्लास्ट था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के भी पास सर्कुलर डीएनए होता है, समझना। और इसके अंदर क्रोमेटिन होते ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और खुद का अपना न्यूक्लियस। बस ये बन गई प्लांट सेल। इस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक एक्सीडेंटली फॉर्मेशन हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहां पर इसने भी क्या बनाया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से पहले एनिमल सेल बने, और इन्हीं सेल ने जब क्लोरोप्लास्ट, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी को खाया, तब इन्होंने अंदर जाके क्लोरोप्लास्ट बना लिया, और बढ़िया सेल विद इन सेल का बेहतरीन एग्जांपल है। इस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया। इसीलिए कहते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। भाई सेल ऑर्गेनिल्स के पास अपना खुद का डीएनए थोड़ी ना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। मतलब ये भी एक कभी अपने सेल रहे थे, बीजीए, हाँ, अपने सेल रहे थे। ठीक है, तभी तो सेल विद इन सेल के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अब बताओ, ये थ्योरी समझ में आई या नहीं आई।
कि इस तरीके से यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ। पूरी कहानी समझा दी है मैंने, किस तरीके से प्राइमरी बायोजेनेसिस हुई, फिर बायोजेनेसिस हुई, कॉइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर का कंसेप्ट क्या था, किस तरीके से आगे जाकर के प्रोकैरियोट बने और प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट बने। पूरी कहानी एकदम ब्रेन में सेट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला पड़ाव, अगला स्टेप चालू होगा एविडेंसेस का, ठीक है। एविडेंसेस क्या होते हैं? जैसे मानो प्रमाण, जैसे आप कोई काम करते हो, ठीक है, मैं कोई काम करता हूं, कोई कहीं और कोई काम करता है, तो हमने सभी से प्रमाण पूछे कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, एविडेंसेस हैं तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एविडेंस के हिसाब से एवोल्यूशन कैसे हुआ। भाई सबसे अपने अपने प्रमाण पूछे गए कि भाई आप बताओ इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि भाई आप बताओ इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि भाई आप अपने हिसाब से बताओ इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप जिस फील्ड में काम करते होगे उस फील्ड के अनुसार ही तो बताओगे, भाई मेरे अनुसार तो इवोल्यूशन ऐसे हुआ, ठीक है। सबने अपने अपने अनुसार एवोल्यूशन के कह सकते हो एविडेंसेस दिए। ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जो पैलेंटोलॉजी पर काम करते थे। पैलेंटोलॉजी क्या होती है, ठीक है, आप बोल सकते हो जो साइंटिस्ट फॉसिल, फॉसिल समझते हो, ठीक है। जब कोई एनिमल की डेथ होती है तो उसका ऑर्गेनिक पार्ट प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका डिके नहीं होता तो वो फॉसिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए डायनासोर्स के फॉसिल मिल रहे हैं हमें, मेटिरोइड्स के फॉसिल मिल रहे हैं हमें, हड्डियां मिल रही हैं दबी हुई, ठीक है। हमें जैसे वुली मैमोथ मिला था, आजकल देखे होंगे आपने, ठीक है। तो फॉसिल होते हैं, तो ऐसी जो साइंटिस्ट फॉसिल की स्टडी करते हैं तो वो फॉसिल के बेस से बताएंगे कि भाई मेरे हिसाब से इवोल्यूशन ऐसे हुआ। जिन साइंटिस्टों ने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की स्टडी की है डिफरेंट एनिमल्स की, तो वो अपने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बेस पर अपने एविडेंस बताएंगे। कुछ साइंटिस्टों ने डिफरेंट एनिमल के एम्ब्रियो की स्टडी कर रखी है तो वो अपने एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के बेस पर बताएंगे भाई हमारे अनुसार इवोल्यूशन ऐसे हुआ, ठीक है। कुछ साइंटिस्टों ने, ठीक है, डिफरेंट एनिमल की बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या इंटरनल कंपोजिशन पर स्टडी की, तो उन्होंने अपने हिसाब से एविडेंस दिए कि मेरे हिसाब से एवोल्यूशन ऐसे हुआ, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ एविडेंस की बात कर रहे हैं, जो एक इसमें एविडेंस ऐसा है, इसमें हर साल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए? इस पर वन क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जो मैं कल कराने वाला हूं। आज एक एविडेंस कवर कर दूंगा मैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, छोटा सा ही है इसलिए थोड़ा समझने का भी है, इंटरेस्टिंग भी है, पर इस पर क्वेश्चन आएगा। ये छोटे छोटे से हैं, दो दो लाइन के, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है। मेन ये है और ये है कल वाला, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी जो कल मैं एकदम खत्म करा करके आगे थ्योरी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो कल और परसों इन 2 दिन के अंदर मैं लगभग सारा पार्ट निपटा दूंगा एक्सेप्ट ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा मैं अलग से कराऊंगा, तरीके से कराऊंगा, समझा के कराऊंगा, मतलब उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें होंगी जो समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? भाई कोई भी चीज फॉसिलाइज हो सकती है। अब आ जाओ, करके लेके चलता हूँ मैं। सबसे पहले पैलेंटोलॉजी, इसके मैंने पीपीटी बना के रखी है पहले से ही, इससे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। पैलेंटोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल। जब भी कोई पूछे पैलेंटोलॉजी क्या होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। पैलेंटोलॉजी क्या है भाई? स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं? इट इज अ प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हार्ड पार्ट होते हैं, देखिए जैसे लोगों के जॉ मिलते हैं हमें, ठीक है, जॉ बोन, स्कल मिलती है हमें, हार्ड पार्ट है स्कल, ठीक है, या बॉडी के अदर पार्ट के बोन्स मिलते हैं, ठीक है। जो हार्ड पार्ट होते हैं धीरे धीरे वो प्रिजर्व हो जाते हैं, मतलब सुरक्षित रह जाते हैं। बाद बाकी का पार्ट डिके हो जाता है तो उसको हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉसिल की स्टडी के लिए पूछा जाता है किस टाइप की रॉक सबसे अच्छी होती हैं। कहाँ मिलते हैं फॉसिल? आपको चट्टानों में मिलते हैं। तो सबसे टोटल 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, वो यहाँ जरूरत नहीं है, पहले मैं कराता था तीनों टाइप के, ठीक है, पता जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल एकदम मैं फिल्टर लेके आ रहा हूँ। तो 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, समझा देता हूं मैं। एक होती है मेटामॉर्फिक, एक होती है अग्नेयस, एक होती है सेडिमेंट्री। इग्नेयस कौन सी होती है? इग्नेयस वो होती है जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से चट्टानें बनती हैं, वो इग्नेयस रॉक है। जैसे ना हार्ड स्टोन जितने भी होते हैं लाइक ग्रेनाइट, ठीक है, वो नहीं रॉक्स का एग्जाम्पल है। एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब है जैसे मानो कि दो चट्टानें आपस के अंदर, मतलब वॉल कॉन्टिनेंटल्स होते हैं ना, प्लेट्स होती हैं जब सरकती हैं, तो ये दो चट्टानें आपस में एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं, इस तरीके की चीजें अर्थ के अंदर चलती रहती हैं।
तो जहां पर इस तरीके की रॉक्स मिलती हैं जो दो चट्टानों के मिलने की वजह से मेटामॉर्फिक, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसमें लेयर्स बन जाती हैं बहुत सारे, जैसे सैंडस्टोन होता है, ठीक है, लेयर्स बन जाती हैं बहुत सारी उनके अंदर। तो जहां लेयर्स देखने को मिल रही है नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, उसमें भी आपको फॉसिल ज्यादा नहीं मिलेंगे। फॉसिल मेनली कहां मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, जो सेडिमेंटेशन से बनती हैं। सबसे बेस्ट रॉक्स होती हैं फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। सर कैसे? बताता हूं। जैसे मानो ये कोई, पहले के टाइम पर क्या होता था, कोई युग है, मानो युग के ये लेयर्स बने हुए हैं, एक युग, दूसरा युग। भाई मानो उस युग के अंदर जो भी एनिमल्स रहे होंगे उस समय के, वो धीरे धीरे मरते गए होंगे, उनको पानी में डाल दिया गया होगा, दफना देते थे, पहले फेंक देते थे पानी के अंदर, ये तो दब गए, समझ रहे हो। फिर दूसरा युग आया, उसके भी जीव जंतु पानी के अंदर धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता गया, चीजों का दबते गए। और युग आया, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से ये सेडिमेंट होते गए, लेयर्स बनती गई, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट के अंदर रॉक्स थे, ये सब रॉक्स थे, रॉक्स के अंदर फॉसिल। तो ये ऐसे रॉक से कट करते हो ना इनको, तो लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन लेयर्स की स्टडी करके आप फॉसिल की भी स्टडी कर सकते हो। तो इस टाइप के रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, समझ रहे हो। ऐसी रॉक्स जो धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल चीजों के सेडिमेंटेशन से बनते हैं, तो उनमें लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स में आप उस युग के, ठीक है, एनिमल्स जीव जंतु जो भी थे उनके फॉसिल दब जाते हैं, उनकी आप स्टडी कर सकते हो। तो आप पता लगा सकते हो कितने साल पुरानी रॉक है, उतने ही साल पुराने फॉसिल होंगे, उन फॉसिल के बेस पर आप पूरी स्टडी कर सकते हो। तो सेडिमेंट्री रॉक आप यूज करते हो स्टडी करने के लिए। ये 3 पॉइंट्स बस बहुत है इसके अंदर। अब बात आती है इसके अंदर जो एनसीईआरटी बोलती है, एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में दे रखा है। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक होती है, ए, इसको लिखता हूं, रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं किसी भी फॉसिल की एज निकालने के लिए, क्योंकि आप रॉक की एज निकालोगे तो फॉसिल की एज तो अपने आप निकल जाएगी। जैसे मान लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक 1000 ग्राम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, समझने की कोशिश करना, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 1000 ग्राम, ठीक है। इसकी अपनी खुद की एक हाफ लाइफ होगी, केमिस्ट्री में हम पढ़ाते भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ के बाद इसका कुछ पार्ट, आधा पार्ट, 50%, हाफ एंड हाफ, जो हाफ पार्ट होगा वो तो रेडियो एक्टिव रह जाएगा, पर रिमेनिंग हाफ नॉन रेडियो एक्टिव। मतलब मैं 1000 की बात करूंगा तो 500 ग्राम रेडियो एक्टिव है, तो 500 ग्राम नॉन रेडियो एक्टिव है। अब जो नॉन रेडियो एक्टिव है, कब हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के अंदर। अगली हाफ लाइफ में नॉन रेडियो एक्टिव है, ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। अब जो रेडियो एक्टिव है वो फिर जाके आगे आगे अगली हाफ लाइफ में दो पार्ट में डिवाइड होगा, समझना। फिर अगली हाफ लाइफ जो होगी उसकी, ठीक है, सेकंड, फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, नॉन रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिव। 500 का आधा कर दो, ठीक है, ये तो रेडियो एक्टिव हो गया, ये नॉन
रेडियो एक्टिव हो गया। ऐसे ही हर हाफ लाइफ में, ठीक है, जो पार्ट बचता है वो अपना 50-50 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। मैं आपसे कहूं, फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर जो रेशियो निकल के आया वो क्या आया भाई? आधा रेडियो एक्टिव और आधा नॉन रेडियो एक्टिव, यानी 1:1 का रेशियो आया। अगली हाफ लाइफ में रेशियो क्या निकल के आया? 1:3 का रेशियो आया, क्योंकि नॉन रेडियो एक्टिव 500 पहले था, अब 250 और आ गया, तो 1:3 को रेशियो आ गया ना। ठीक है, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का रेशियो क्या आ गया? 1:3। तो बस आप क्या करोगे, किसी भी रॉक का टुकड़ा निकालो, रॉक को निकालो, उसमें देखो कितना परसेंट रेडियो एक्टिव है और कितना परसेंट रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर 1:1 का रेशियो मिल रहा है तो एक हाफ लाइफ हो चुकी है उसकी, और हर किसी की एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है, यानी इतने साल पुरानी रॉक है अप्रोक्सीमेटली। अगर दो हाफ लाइफ हो जाएंगी तो 1:3 का रेशियो आएगा रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव के अंदर। तो इस रेशियो के बेस पर आप किसी भी फॉसिल की या रॉक की एज निकाल सकते हो। जैसे मैं बहुत एक दो एग्जांपल यूज कर रहा हूं उसके लिए, प्यारे से एग्जांपल है। एक तो कार्बन डेटिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है, एक यूरेनियम डेटिंग टेक्निक्स होती है। कुछ रॉक्स बहुत पुराने होते हैं तो उसमें यूरेनियम डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। कुछ रॉक्स में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत पुराने नहीं है, बहुत कम पुराने हैं, तो उसमें आप कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे। रॉक का टुकड़ा लेगोगे, उसमें कार्बन देखोगे, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव है, समझ रहे हो? ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, समझ रहे हो? इस रेडियो एक्टिव की एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होगी, लगभग कितने ईयर होती है? लगभग इतना ईयर होती है, ठीक है, 5760 ईयर। इतने ईयर के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा N14 के अंदर, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लो। ऐसे यूरेनियम 238 की बात करता हूँ, इसकी हाफ लाइफ मिलियंस ईयर होती है, ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो ये रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है। इनका रेशियो निकाल लोगे तो उसके बेस पर 1:1 का आ रहा है, 1:3 का आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ काउंट कर लोगे। एक हाफ लाइफ में इतने ईयर होते हैं या एक हाफ लाइफ में मिलियंस ईयर होते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो इसके बेस पर आप किसी भी सब्सटेंस की एज अप्रोक्सीमेटली पता कर सकते हो। इसी टेक्निक का अब तक यूज किया जाता रहा है, पर लेटेस्ट एक टेक्निक और आ गई है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR। ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी आई है, मतलब मॉडर्न टेक्निक कहते हैं इसको, मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है। डिटेल आप MBBS में पढ़ोगे कि टेक्निक काम कैसे करती है, बस नाम याद रख लो, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक है। ठीक है, इसके बेस पर आप बहुत कुछ एक्यूरेट निकाल सकते हो फॉसिल की या रॉक की एज। तो ये पैलेंटोलॉजी हो गई, जिसमें एज पर थोड़ा क्वेश्चन आता है। तो कार्बन डेटिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन की एज निकालनी हो तो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की यूज करोगे, और लंबे ड्यूरेशन की एज निकालनी हो तो आप यूरेनियम डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करोगे। ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जो मॉडर्न है और मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यूज करोगे। समझे या नहीं समझे? बताओ, यहां तक कोई डाउट? यस, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, एक एविडेंस हो चुका है, क्योंकि अगला एविडेंस जो कराऊंगा उससे क्वेश्चन 100% आना है, तो इसलिए वो मैं आज नहीं कराऊंगा। समझे? अच्छा, इसी के बेस पर एनसीईआरटी ने एक ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है, इसमें बस ध्यान रखना, ये मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा इस डायग्राम को एक बार और। तो इस पैलेंटोलॉजी के बेस पर ही तो साइंटिस्टों ने पता लगाया कि सबसे पहले मूवी देखी होगी आपने अगर, जुरासिक पार्क, तो ब्रैकियोसॉरस थे। तो ब्रैकियोसॉरस से ही आगे जाकर के हमें मिले हैं टायरेनोसॉरस। तो ब्रैकियोसॉरस से ही बने टायरेनोसॉरस, स्टेगोसॉरस से ही बने आगे जाकर के ट्राइसेरेटॉप्स, जिनके सिर पर 3 सींग थे, ट्राइसेरेटॉप्स। ठीक है, स्टेगोसॉरस। और आर्कियोपिटेरिक्स, जो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच की कड़ी थे, इनका अपना अलग लाइनेज है। क्रोकोडाइल की अपनी अलग लाइनेज है, और टायरेनोडॉन की अपनी अलग लाइनेज है। टायरेनोडॉन बर्ड्स नहीं है, इट इज अ रेप्टाइल्स, पर उड़ना सीख गए थे, इसलिए इनको बर्ड्स नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि उड़ रहे हैं तो बर्ड्स हैं, नो, ये आगे जाकर इनसे इनसे बर्ड्स बने थे। ठीक है, ठीक है, आर्कियोपेटेरिक्स से बर्ड्स बने थे, टायरेनोडॉन बर्ड्स नहीं थे, उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे। अगर आप उड़ना चालू कर दोगे तो आप बर्ड्स थोड़ी ना हो जाओगे, ठीक है, रहोगे तो मैमल्स ही। समझ गए ना मेरी बात?
तो ये एक एनसीईआरटी ने एक दे रखा है, किसके हिसाब से हमने निकाला, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी करके ही तो हमने निकाला कि ब्रैकियोसोरस से टायरेनोसोरस बने। ठीक है, आर्कियोपेटेरिक्स की अपनी अलग लाइनेज थी, इनसे बर्ड्स बने थे। टायरेनोडोन की अपनी अलग लाइनेज थी और क्रोकोडाइल की अपने अलग लाइनेज थी। और यहाँ स्टेगोसोरस से ट्राइसेराटॉप्स बने। ठीक है, ये हमने इस पैलेंटोलॉजी के बेस पर ही आइडेंटिफाई किया है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लेना। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे और आज हमारा एविडेंस तक का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, एविडेंस का एक एविडेंस कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग एविडेंस और कम से कम 2 थ्योरी कल मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन थ्योरी होंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, कल मैंने एक लेक्चर डाल दिया था, रिवीजन का मतलब है एक तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पर डाल दिया है मैंने उसका। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, तो एक बार देख लेना, उससे क्वेश्चन निकाल लेना और कोशिश करना उन क्वेश्चंस को कम टाइम के अंदर करने की। और एक बार चेक करना तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर तुम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो मुझसे पहले तो तुम्हारी स्टडी ठीक चल रही है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन ही है। ठीक है, जिससे कि एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बेस पर रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको अब जो तरीका है ना, एनसीईआरटी पढ़ना है पर क्वेश्चंस के बेस पर। क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा फिर एनसीईआरटी की लाइन देखो। ठीक है, ये तरीका अपनाओगे तो मुझे लग रहा है और बेटर तरीके से एनसीईआरटी पर कमांड होगी। उन क्वेश्चन को अगर नहीं कर पा रहे हो फिर एनसीईआरटी उठा के देखो। ठीक है, अब इस तरीके को अपनाओ। ठीक है, अगला जो लेक्चर लूंगा मैं अब इसके अंदर, तो उसके अंदर मैं एनसीईआरटी साथ ले लूंगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी साथ लूंगा। ठीक है, अगले वाले में। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है वो सारे ले लूंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, पर क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी भी आज के लेक्चर में भी, कल के लेक्चर में भी पूरी एनसीईआरटी ही थी। एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन और पैरा वाइज पैरा मैंने उठाया है, बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। समझदार बच्चा कहेगा कि मजा आ गया। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। उड़ना सीखना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्शन ले लोगे तो उड़ना सीख जाओगे। ठीक है, इस साल दम लगा दो, सिलेक्शन लो, उड़ना सीख जाओगे।